हेलो नमस्कार साथियों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एकेडमी में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो एनईपी 2020 है उसको जानेंगे। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो हम लोग यह आज पढ़ेंगे एनईपी के बारे में। जो हमारा एनईपी 2020 है उसको पढ़ने वाले हैं जो सीटेट और यूपी टेट को टारगेट करेगा। तो आइए करते हैं स्टार्ट बिना देरी किए। तो आप देख सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति लाने के लिए नई शिक्षा नीति में 34 साल बाद बदलाव किए गए। नई शिक्षा नीति इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार की गई। सीटेट का चुनिंदा प्रश्न है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वह किसके अध्यक्षता में तैयार किया गया था। तो डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। बढ़ते हैं आगे, हम जानेंगे कि आगे क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। जो यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है वह स्वतंत्र भारत के बाद यानी कि यह तीसरी शिक्षा नीति होगी। जो आपकी पहली शिक्षा नीति 1968, दूसरी थी 1986 और जो तीसरी है वह है 2020। ठीक है, तो हम लोग की तीसरी शिक्षा नीति क्या है? एनईपी 2020 है। तो एनईपी 2020 के तहत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो सीटेट का चुनिंदा प्रश्न डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारा केंद्र व राज्य सरकार है अपना सहभागिता यानी कि अपना सहयोग कितने प्रतिशत दे रहे हैं। तो जीडीपी के 6% हिस्से बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया है। तो 6% अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आगे हम लोग देखते हैं कि कैबिनेट द्वारा MHRD, आप लोग इसको ध्यान से देखिए, MHRD को क्या बोलते हैं? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया गया। यानी कि जो कैबिनेट द्वारा जो MHRD का नाम जो था उसको बदल कर क्या नाम रख दिया गया? एजुकेशन मिनिस्ट्री करने को भी मंजूरी दी गई। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। यानी कि अब जाना जा रहा है। जो हम लोग का मानव संसाधन विकास मंत्रालय था अब उसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, चित्रात्मक तरीके से फ्री में यूपी टेट हो या सीटेट की या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। यहाँ पे फ्री में आप लोग को संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और बेहतरीन आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। तो यानी कि 2030 तक क्या होगा? 2030 तक जो अध्यापक हैं बीएड डिग्री 4 वर्ष का हो जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल को समाप्त कर दिया गया। मतलब एनईपी 2020 के तहत एमफिल को समाप्त करके क्या ऐड किया गया है? पीएचडी। क्या ऐड किया गया है? पीएचडी को इसमें ऐड किया गया है। तो आगे देख रहे हैं कि एजुकेशन यानी कि स्कूल एजुकेशन कैसा होगा। स्कूल एजुकेशन एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यह शिक्षा नीति वर्तमान 10+2 वाली स्कूल शिक्षा व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय आधार पर 5-3-3-4 की नई व्यवस्था में करने की बात करती है। हमारा एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, तो जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि 10+2 यानी कि जो हम लोगों की शिक्षा 10+2 में हुई है, जो 3 से 18 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए हुआ था, उसको समाप्त करने के बाद अब कितने भागों में डिवाइड कर दिया गया है, उसको कितने चरण में लिया गया है? 5-3-3-4 की नई व्यवस्थाओं को लाया गया है। इस किस प्रकार लाया गया है हम लोग आगे इसे संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे।
तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि ये देखिए मैंने बताया कितना, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, 3, 2, 3, 3 और 4। आप इधर चरण में देख सकते हैं जो हमारा जो 3 ईयर का जो आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, यह है स्कूल में बच्चे 3, यहाँ पे 3 से 6 साल वाले बच्चे जो हैं इतने में मतलब 3 के 6 साल वाले जो बच्चे हैं वो लोग आंगनबाड़ी हो गया, यानी कि प्ले स्कूल में बच्चे जाएंगे। जो 3 साल के यहाँ बच्चे हैं ये प्ले स्कूल में जाएंगे, जो 3 से 6 वर्ष के बीच में डिवाइड होगा, उन लोग का एज रहेगा। और जो 2 वर्ष बचेगा आपका, वह क्लास 1 और 2 में जाएंगे, जो आपका 6 से 8 ईयर होगा, ठीक है। और उसके बाद जब वे लोग 8 से 11 साल के होंगे तो 3 से क्लास 5 में जाएंगे, यहाँ पे आपका तीसरा चरण हो गया। और उसके बाद जब क्लास 6 से 8 में जाएंगे तो उनकी एज क्या होगी, 11 से 14 साल होगी। और फिर जब 4th यानी कि 4 हमारा सेकेंडरी स्कूल जब उस समय होगा तो क्या होगा, उनकी एज 14 से 18 साल होगी, जो 9 से 12 होगा। तो मैंने आप लोग को यही समझाया है कि आप यहाँ देख सकते हैं 5, 3, 3 और 4 जो हमारी स्कूली शिक्षा होगी यह इस प्रकार डिवाइड होगी, जिससे कि आप 3 साल के बच्चे को, यानी कि जो 3 साल का बच्चा होगा, यानी कि 3 से 6 साल के बीच में बच्चों को सिर्फ खेलने के लिए प्ले स्कूल में भेजना है। आंगनबाड़ी हो गया या प्ले स्कूल हो गया, उनको वहाँ भेजना है खेलने के लिए, जिससे कि वह लोग पढ़ाई को बोझ ना समझें और पढ़ने के लिए जागृत हों, यानी कि इंटरेस्ट ले पढ़ने के लिए। उन्हें ये न लगे कि हमारे ऊपर ये शिक्षा को थोपा जा रहा है। वे लोग स्वयं ही अपने आप से विचार करें कि जिससे कि पढ़ाई करने के लिए मैं जाऊंगा, उन लोग को पता हो रहेगा कि मुझे खेलना है वहाँ पे। तो उससे उनकी क्या होगा, उनके मन में जो यह गलत जो भ्रम पैदा होता है कि शिक्षा बोझ है, वह समाप्त हो जाएगा, वह कंटिन्यू पढ़ाई को अग्रसर होने लगेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो आप देख रहे हैं शिक्षा, इस नीति के आधार के सिद्धांत को समझते हैं। रचनात्मक समझ, यह शिक्षा क्यों दी जाएगी, रचनात्मक समझ जो, यानी कि रचनात्मक समझ का मतलब हुआ कि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना, न कि रटन पद्धति, यानी कि रोट लर्निंग मेथड, यानी कि इस पे नहीं जोर देना है। इनका है संरचनात्मक समझ पे जोर देना है, और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर विशेष योगदान नहीं। आप देख सकते हैं कि जो संरचनात्मक समझ होता है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे जोर देना है, रोट लर्निंग पे नहीं देना है, यानी कि रटवाना नहीं है, ठीक है, वहाँ पे समझाना है। देख रहे हैं कि इस शिक्षा के आधार सिद्धांत क्या हैं, तो यहाँ पे रहेगा बहुभाषिकता, ठीक, और विविधता को प्रोत्साहन देना, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। जैसे यहाँ पे कहने का मतलब है कि आप लोग के क्लास में बहुभाषिता, यानी कि विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोलते हैं। मान लीजिए अगर कोई केरला का बच्चा आप लोग की क्लास में पढ़ता है, कोई बिहार का बच्चा पढ़ता है, कोई यूपी का बच्चा पढ़ता है, तो उनकी भाषाओं में विभिन्नता पाई जाएगी, जिससे कि उन्हें एक छत के नीचे रख के पढ़ाने से क्या होगा कि बच्चे कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे की भाषाओं को भी कुछ न कुछ सीखेंगे। इसलिए यहाँ पे बहुभाषिताओं को, यानी कि बहुभाषिकताओं को भी ऐड किया गया है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि NEP, ठीक है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या कहते हैं कि सीखने के लिए सतत मूल्यांकन, कंटिन्यू एवैल्यूएशन पर जोर देना, ना कि साल के अंत होने वाली परीक्षा को। यानी कि उनकी जो सिखा रहे हैं, आप लोग जो पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके सतत मूल्यांकन, यानी कि लगातार मूल्यांकन पर जोर देना, ठीक है ना, जोर देना चाहिए। जो लगातार मूल्यांकन होगा उन पे जोर देना चाहिए। साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। तो यानी क्या है कि जो सीखने के लिए सतत मूल्यांकन है, ठीक, पर जोर देना, ना कि साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण हो और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया में मदद भी है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, इस नीति के आधार का सिद्धांत क्या है, छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन, इवैल्यूएशन के लिए परख नामक एक नई नेशनल असेसमेंट सेंटर की
स्थापना की जाएगी। यानी कि परख शब्द डायरेक्ट सीटेट का चुनिंदा प्रश्न है। मैं 2 साल से मैं पेपर को देख रहा हूँ, तो 2 साल से कंटिन्यू आप लोग को यह एक परख नाम की नामक एक जो क्या है स्थापना किया गया है। यह किससे संबंधित है? आप कहेंगे एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से परख संबंधी यह नामक एक असेसमेंट सेंटर स्थापित किया गया है। आप लोग इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। परख बहुत ही बेहतरीन चुनिंदा प्रश्न में से एक है जो कि परख पूछ सकता है कि परख किससे संबंधित है। तो आप कहेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत एनईपी जो आपका 2020 है उसमें परख नामक असेसमेंट सेंटर की स्थापना किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आगे आप देख सकते हैं एक शिक्षा के आधार सिद्धांत। ठीक, इस नीति के आधार जो सिद्धांत है वो क्या है? बच्चों की शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 5 या 8 या उससे आगे तक की घर की भाषा, मातृभाषा, मदर टंग स्थापित भाषा होगी। इससे क्या होगा? बच्चे 5 से 8 तक में अपने मातृभाषा में पढ़ाई करेंगे, तो जिससे क्या होगा? उन्हें समझने में आसानी होगी। उनको ये नहीं लगेगा कि टीचर द्वारा हमें प्रेशर दिया जा रहा है, तो वे लोग आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या? इस नीति के आधार के सिद्धांत में कुछ और भी महत्वपूर्ण भाग हैं। क्या है कि राज्य विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लॉन्गेस्ट फार्मूला को अपनाए, लेकिन इस फार्मूला में लचीलापन रखा जाएगा। तो जो भारत में 3 फार्मूला अपनाया जा रहा है वर्तमान समय में, तो वह उसमें लचीलापन रखा जाएगा। तो त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषा संस्कृत का अध्ययन। तो यानी कि आप लोग विकल्प के रूप में क्या संस्कृत भाषाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। त्रिभाषा के अंतर्गत आएगा, यानी कि 3 भाषाओं को चयनित करना है और पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानेंगे कि त्रिभाषा का मतलब क्या हुआ। आप यहाँ पे देखिए, पहला भाषा हो गया एच फॉर हिंदी, पहला आपने ले लिया, दूसरा आपने ले लिया इंग्लिश को ले लिया, और तीसरा आप लोग के ऑप्शन में रखते हैं एज फॉर संस्कृत। तो क्या हुआ? आप लोग हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत को चयन कर लिए, तो आप लोग का 3 भाषा हो गया। ठीक है, इसी चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ। तो इस शिक्षा के राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल जो इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेगा, जिससे कि उनके ज्ञान में वृद्धि होगा। ठीक है, अगर आप लोग को चित्रात्मक तरीके से पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल फ्री में आप लोग को यहाँ तैयारी कराई जाएगी। यूपी टेट, सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की वैकेंसी आएगी तो उसको देखते हुए यहाँ पे फ्री में कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल चित्रात्मक तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि कक्षा 6 के लिए एक अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा, आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा क्लासिकल लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पाली, फारसी आदि का अध्ययन। तो इसमें क्या है, शास्त्रीय भाषाओं को भी इसमें ऐड किया गया है। आप लोग शास्त्रीय भाषाओं को भी क्लास 6 से लेने का मतलब यह हुआ कि आप लोग को आगे चल के अपने जीवन यापन करने में आसानी हो, इसके लिए इसमें ऐड किया गया है। उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ क्या कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है कि माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा, एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में लेना है विदेशी भाषा, कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाल और रूसी का अध्ययन। इसमें भी आप लोग एक किसी त्रिस्तरीय में आप लोग एक चॉइस कर सकते हैं, एक विकल्प के रूप में लेके आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सीटेट में बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन में से एक मैं उसी सीरीज़ को लेके आता हूँ, उसी टॉपिक को पढ़ाता हूँ जो बार बार रिपीट होते हैं, जिससे एक भी क्वेश्चन आपका बाहर एनईपी इससे नहीं जाने वाला है। इस बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं, रचनात्मकताओं, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचन चिंतन, क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी क्षमताओं को, उनके रचनात्मक तार्किक उनके सोच को, नवाचार और समालोचन चिंतन, उनके चिंतन करने की क्षमता को पहचान करना है, उन्हें समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए, यानी ये प्रयत्न करना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा,
इंक्लूसिव एजुकेशन सभी के लिए अधिगम। तो कक्षा 6 के लिए यानी कि कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इनमें इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। ठीक है, तो क्या है इसमें कक्षा 6 से ही अब व्यावसायिक शिक्षा को शामिल किया जाएगा, जिससे कि विद्यार्थी को आगे चल के यानी कि बड़े होने पे अपना जीवन यापन करने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उनके लिए इंटर्नशिप की भी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या कहता है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 RPWD जो हमारा है पूछ सकता है, सीटेट का चुनिंदा प्रश्न डायरेक्ट उठता है कि RPWD क्या है। तो क्या है, दिव्यांगन अधिकार अधिनियम। ठीक है, 2016 है, मतलब 2016 में बनाया गया था दिव्यांगन अधिकार अधिनियम। यह समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है जहां सामान्य व दिव्यांग सभी बच्चों के साथ सीखते हैं। यानी कि यहाँ पे सभी बच्चे, जो सामान्य बच्चे हों या दिव्यांग बच्चे हों, वह एक छत के नीचे शिक्षा को प्राप्त करते हैं। बढ़ते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है कि पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहतर बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा, ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित शिक्षा पर जारी ध्यान दिया जा सके। जो हमारा पाठ्यक्रम होगा उसकी विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में यानी कि सभी विषयों में कम करके इसे बेहतर बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित, बुनियादी शुरुआती चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा। जैसे आलोचनात्मक चिंतन करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाएगा, खोज आधारित पे प्रेरित किया जाएगा, चर्चा आधारित पे प्रेरित किया जाएगा और विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूर ध्यान दिया जा सके। इसलिए यह आपका समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। इंक्लूसिव एजुकेशन आवश्यकता है। NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यह आप लोग से कहता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा, जो समावेशी शिक्षा में एक पॉइंट क्या आता है कि राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक के स्कूल के कैरिकुलम में कमी, लचीलापन और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। जो राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें हैं, स्कूल में जो करिकुलम में जो कमी है उसमें देखो लचीलापन होना चाहिए और रट के सीखने के बजाय जो हमारा रोट लर्निंग है इसको हटा के वहाँ पे रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देना चाहिए। जिसे स्कूल के टेक्स्ट बुक में भी परिवर्तन करते रहने चाहिए समय समय पे। ठीक है, अब देख रहे हैं कि समावेशी शिक्षा में ही क्या है। नेक्स्ट पॉइंट, स्कूल तैयारी यानी कि मॉड्यूल। यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है जो NCERT और SERT द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास 1 में एडमिशन के कुछ ही हफ्ते फर्स्ट बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। जैसे कि पहले बच्चे एडमिशन लेते हैं, कुछ कारण उन्हें नहीं वो चीज़ समझ आता है तो वे लोग अपने सहपाठी से पिछड़ जाते हैं। तो इसको ध्यान में देते हुए हम लोग का समावेशी शिक्षा को यानी कि बढ़ावा देना है और आपका स्कूली शिक्षा में मॉड्यूल में यह सुधार लाया जाएगा कि एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है जो NCERT और NCERT द्वारा उन बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास 1 में एडमिशन के कुछ ही हफ्ते अपने सहपाठी से पिछड़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, NEP 2020 के अनुसार लर्निंग यानी कि सीखना अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए, जिसमें स्वयं करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारा क्या कहता है कि जो हमारे बच्चे हैं उन बच्चों को सिखाने के लिए क्या उन लोगों को प्रयोग कराना चाहिए और स्वयं करके सीखने लर्निंग बाय डूइंग यानी कि स्वयं पे जोड़ देना चाहिए कि स्वयं करके सीखे। यानी कि स्वयं करके सीखेगा तो काफ़ी समय तक याद रखेगा और उसे भूलने की चेष्टा नहीं कर सकेगा। और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया जाएगा, यानी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में खेल में और चित्रात्मक तरीके से एकीकृत करके उन्हें पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। समावेशी शिक्षा में ही कुछ एक और भाग क्या कहता है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि NCERT और SERT के मार्गदर्शन में राज्यों या केंद्र
शासित प्रदेश द्वारा सभी स्टूडेंट के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले और पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया जाएगा। जो हमारा स्टेट, जो हमारा देख सकते हैं, जो हमारा केंद्र राज्य का विद्यालय हो या केंद्र का विद्यालय हो, जो सभी बच्चों के लिए जो एक स्कूल बेस्ड असेसमेंट पे जो तैयार किया जाता है, उनमें कमी क्या है, उन्होंने कितना अच्छा अपना प्रोग्रेस दिखाया है, प्रोग्रेस किया है क्लास में, जो हमारा प्रोग्रेस कार्ड बनता है उसमें भी एक नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। यह प्रोग्रेस जो कार्ड है, प्रोग्रेस कार्ड यानी कि प्रगति पत्र, जो मैंने आप लोग को अभी बताया, जो उनमें कमी क्या है, उन्होंने उनका पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, सभी को सम्मिलित किया जाएगा। इसमें एक समग्र 365 डिग्री बहुआयामी कार्ड होगा जिसमें सभी स्टूडेंट के संज्ञानात्मक कॉग्निटिव संज्ञानात्मक यानी कि बुद्धि, भावात्मक इफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन में विकास का बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण स्टूडेंट की विशेषताओं समेत दिया जाएगा। क्या होगा, जो हमारा प्रगति पत्र प्रोग्रेस कार्ड होता है, पूरा 365 डिग्री आयामों में घूमकर यानी कि कंप्लीट डिटेल लेकर उनके संज्ञान में, यानी कि उनके बुद्धि पे कितना इफेक्ट पड़ता है, क्या पढ़ते हैं, कितना इन लोग को समझ है, इन्हें कितना नहीं है, उनके भावात्मक इफेक्टिव को भी देखते हुए और उनके विकास को संपूर्ण यानी कि निचोड़ उनका विश्लेषण कर इसमें क्या होगा इसमें प्रोग्रेस कार्ड में विवरण इनका दिया जाएगा, जिससे कि उनके माता पिता को पता चल सके कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची कहाँ पे स्टैंड कर रही है, इनमें क्या कमी है और क्या इसमें अच्छाई है। ठीक है, जिससे कि शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाया जा सकता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत ही मैंने बेहतरीन तरीके से आप लोग को मैंने समझाया है। अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि सभी लोग इस शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए मेरे साथ जुड़ें और एक बेहतरीन शिक्षक और शिक्षिका के रूप में उभरें, जिससे कि हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में एक अपना बेहतरीन योगदान दे सके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को बहुत ही मैं अच्छे से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को समझाया हूँ। अगर आप लोग सीटेट या यूपी टेट या किसी भी चित्रात्मक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, फ्री कंटेंट पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसा लगा। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद।